Hi, this is Dr. Amit from Rudraksh Physiotherapy Clinic. Today we will be discussing the topic of lumbar lordosis. What is lumbar lordosis and how it affects the L5S1 joint stability? तो लंबर लॉर्डोसिस क्या होता है कि ये जो हमारा लंबर स्पाइन का जो कर्व है, जब ये इंक्रीज हो जाए, ये ऐसे होना चाहिए, लंबर स्पाइन का कर्व इतना होना चाहिए, एंड ये जब इंक्रीज हो जाए, इस तरह से लंबर स्पाइन बेंड कर जाए, सो दैट इज नोन एज लंबर लॉर्डोसिस. तो अगर ऐसे इस तरह से हमारा लंबर स्पाइन का कर्व इंक्रीज कर जाए, सो ये इस तरह से आगे को चले जाता है, पीठ की एक्सटेंशन हो जाती है, एंड दिस इज लंबर लॉर्डोसिस. जब ये कर्व इंक्रीज कर जाता है, दैट इज लंबर लॉर्डोसिस. तो हाउ इट अफेक्ट्स द L5S1 जॉइंट स्टेबिलिटी? क्योंकि लंबर लॉर्डोसिस की वजह से एंगुलर चेंजेस आ जाते हैं L5S1 जंक्शन में, जिसकी वजह से L5S1 जो है वो स्टेबिलिटी लूज कर जाता है और डिस्क प्रोलैप्स, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लो बैक पेन एंड सियाटिका तक पेशेंट पहुंच जाते हैं. सो अगर आप यहां पे देखें, यहां पे जो पूरा बॉडी वेट है वो ऊपर L5S1 पे इस जंक्शन पे इस तरह से आ रहा है, वर्टिकल वेट, ये हमारा बॉडी वेट है. सो जो कि इस तरह से हमारा बीच में आ रहा है. सो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है. बॉडी वेट इज आवर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर, और हर फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है. तो जब हम इस बॉडी वेट का जो फोर्स वेक्टर है जब हम देखते हैं, तो वो अराउंड सेंटर ऑफ द सैक्रम में फॉल कर रहा होता है, टेल बोन में फॉल कर रहा होता है. तो इस बॉडी वेट का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस तरह से बनता है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से बनता है. तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यू कैन से BW sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यू कैन से BW cos थीटा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जब ये वेट अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 70 केजीज का बॉडी वेट है, अप्रोक्सीमेटली 50 केजीज का वेट अगर आप एज्यूम करें कि L5S1 जंक्शन के ऊपर आ रहा है, तो कुछ वेट जो है 50 केजीज में से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चले जाता है, सपोज कीजिए 20 केजीज के अराउंड, और कुछ वेट जो है वो 30 केजीज का जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट में BW sin थीटा. तो 30 केजीज का वेट यहां पे आ जाता है. तो इफ यू सी, ये जो बॉडी वेट जो हमारा 30 केजीज का यहां पे आ रहा है, वो BW sin ऑफ थीटा. थीटा कौन सा एंगल है? जो हमारा टेल बोन, हमारा इस हॉरिजॉन्टल जो अंडरलाइनिंग सरफेस है L5 वर्टिब्रा की, जो ये हमने ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द अंडर सरफेस ऑफ द L5, एंड द एंगल मेड बिटवीन दैट स्ट्रेट लाइन एंड द टॉप ऑफ द टेल बोन, जो कि ब्लू लाइन से टॉप ऑफ द टेल बोन आ रही है, सैक्रम. तो ये जो अल्फा एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज सैक्रो हॉरिजॉन्टल एंगल. दिस सैक्रो हॉरिजॉन्टल एंगल इज 40 डिग्रीज. तो जितना ज्यादा ये एंगल होगा, उतनी ज्यादा ये वाली S1 वाली जो ये फोर्स है BW sin थीटा की, वो इंक्रीज हो जाएगी. कैसे? कि अगर ये एंगल अल्फा, जो ये बीच में ये जो है A और B लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज A लाइन on the under surface of the L5 vertebra, और जो top of the sacrum से आ रही है B लाइन, वो एंगल बना रही है sacro horizontal angle. If this angle is 40 degrees, तो ये वाली जो फोर्स है S1, it will be BW sin of 40 degrees. अगर ये एंगल अगर हमारा लंबर लॉर्डोसिस बढ़ जाएगा, तो ये एंगल अल्फा जो है वो 40 डिग्री से मान लीजिए 50 डिग्रीज हो गया, तो हमारी ये BW sin थीटा जो है, इट विल बी BW sin ऑफ 50 डिग्रीज. यानी कि ये shear फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये सैक्रम जो है बोन, ये आगे को चली जाएगी, L5 पीछे रह जाएगा, और ये बोन जो है थोड़ा सा आगे चली जाएगी, और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, यू आर गोइंग टू सफर विद स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एंड L5S1 फेसेट जॉइंट इंस्टेबिलिटी. तो कहने का मतलब यह है कि सैक्रो हॉरिजॉन्टल एंगल ज्यादा होगा, तो उसका मतलब है कि आपका लंबर लॉर्डोसिस जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, और ये जो शीयर फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी वेट टेल बोन पे एक्ट कर रहा है, उसकी जो एक वर्टिकल फोर्स जो BW sin थीटा है, वो अगर बढ़ेगी इस एंगल की वजह से, लंबर लॉर्डोसिस की वजह से, तो इस वर्टिब्रा को L5 से आगे को खींच लेगी, S1 को ये पुश कर देगी, ये फोर्स आगे को, तो ये S1 आगे को चले जाएगा, L5 पीछे वहीं पे रह जाएगा. तो इसकी वजह से, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की वजह से L5S1 जॉइंट इंस्टेबिलिटी पेशेंट को सफर करना पड़ेगा. सिवियर बैक पेन हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट का सियाटिका का पेन और सिम्टम्स भी शुरू हो सकते हैं. तो अगर किसी का लंबर लॉर्डोसिस ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ओवरवेट है, तब भी लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाता है, तो दो एक्सरसाइजेस जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारे को L5S1 जॉइंट इंस्टेबिलिटी का सामना ना करना पड़े,
और हमें बैक पेन और सियाटिका से रिलीफ रहे। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे एक्सरसाइज? सपोज आप सीधा लेटे हैं, आपने नीज को बेंड कर लिया, अब आपने अपनी इस ट्रंक को नीचे फोर्स लगानी है, लंबर स्पाइन से आपने फोर्स लगानी है टूवर्ड्स द बेड। सो इफ यू कैन सी आई एम पुशिंग डाउन टू द बेड। अब मैं बेड को पुश कर रहा हूं लंबर स्पाइन से, इस रीजन से अब मैं रिलैक्स हूं। अब मैंने पुश किया नीचे को लंबर स्पाइन से एंड होल्ड इट फॉर 10 seconds and then release. Again I am pushing the bed from my lumbar spine, holding it for 10 seconds and then releasing. इससे क्या होगा कि मेरी आइसोमेट्रिक एब्डोमिनल्स स्ट्रांग हो जाएंगी, जो कि लंबर लॉर्डोसिस को डिक्रीज करेंगी। सेकेंड एक्सरसाइज, अ वेरी गुड एक्सरसाइज इज कि आपने ऐसे स्टूल को रख दिया बेड पे अपने, और दोनों लेग्स को आपने इस स्टूल के ऊपर रख दिया। आपके हिप भी 90 डिग्रीज पे है और आपके नीज भी 90 डिग्रीज पे, और आप थोड़ा सा इस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा एब्स की पोजीशन, एब्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपर एब्स, एंड इतना लिफ्ट करेंगे अपने शोल्डर्स को बेड से, एंड अगेन बैक, इतना लिफ्ट करेंगे, अगेन बैक। दिस इज गोइंग टू रिड्यूस योर लंबर लॉर्डोसिस, क्योंकि आपकी एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होंगी, जिसकी वजह से वो कर्वेचर जो है लंबर स्पाइन का वो कम हो जाएगा। सो डू दिस फॉर एटलीस्ट 20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज की कर सकते हैं, और इसको रिपीट कर सकते हैं हम 3 टाइम्स। इन दोनों एक्सरसाइजेस के बेसिस पे आप अपने लंबर लॉर्डोसिस को डिक्रीज कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी L5S1 जॉइंट इंस्टेबिलिटी आनी थी उसको रोक सकते हैं। थैंक यू।